अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी की थी जो वन बाय वन जो है ना अपने अपने टाइम के हिसाब से वो कंप्लीट होती देखी हैं सब लोगों ने, और जो मज़ीद मैंने आगे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं उनमें से भी कुछ मैं अपडेट्स आपके साथ दोबारा रखना चाह रहा हूँ, जिसमें स्पेशली टॉपिक होगा इमरान खान के हवाले से। और अभी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी हैं, उनके हवाले से। फिर इसके अलावा मुझसे सवाल किया जाता है बार-बार मरीम नवाज़ के हवाले से, बिलावल भुट्टो हैं, नून लीग का जो पूरा सियासी एक जो मुस्तकबिल है उसके बारे में। और मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा आपके साथ। फिर मैं जो ग्लोबली हमारे आस-पास मुल्कों में जो हो रहा है, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके साथ रखूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपने अभी दोबारा से वो चीज़ें देखी होंगी कि यूट्यूब के ऊपर फिर से एक तूफ़ान बरपा हुआ है इस वक़्त डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से, या डिफरेंट जो व्लॉगर्ज़ की तरफ से, कि अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक चीज़ मद्देनज़र रखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वक़्त राइट नाउ अभी जो आज 16 जुलाई है, सॉरी 16 अगस्त 2024 आज की डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की डेट से ऑनवर्ड दिसंबर तक पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके जो सितारे हैं वो तकरीबन उसमें 40% जो प्लैनेट्स हैं वो रजियत में, रेट्रोग्रेशन में आ चुके हैं, जो दिसंबर तक रहने हैं अभी। नंबर 1, इसलिए किसी भी काम में बहुत अच्छा होने की उम्मीद मत रखिएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई सितारा उल्टी गर्दिश कर रहा होता है, उल्टी चाल चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी एक जो है ना नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है ना वो खारिज कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिपेंड करता है कि किसके ज़ैचे में कौन-सा सियारा बैठा हुआ है और किस ज़ैचे किस घर में बैठा हुआ है, और उस घर को फिर वो जो है ना वो नेगेटिव एनर्जीज़ दे रहा होता है, वो उस हिसाब से नेगेटिव काम करवा रहा होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक प्रेडिक्शन 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो होती हुई देखी भी हैं लोगों ने, और आगे भी आप इसको देखेंगे। एक मैंने बताया था कि पीटीआई में दोबारा जो है ना कुछ लोग छोड़ के जाएँगे। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था अभी। और अभी आप लोग देख रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता हमाद अज़हर साहब हैं, आई थिंक परवेज़ इलाही साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया है, और भी लोग आपको देख मिलेंगे इसमें भी रिज़ाइन करते हुए। इसके अलावा मैंने प्रेडिक्शन दी हुई थी एक कि इमरान खान की जान को अभी भी खतरा मौजूद है। जब पहली बार इमरान खान पे हमला हुआ था तो पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने इसके बारे में प्रेडिक्शन दी थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, जान को खतरा है। तो फिर पूरी दुनिया ने देखा था कि हमला हुआ था। राइट नाउ अभी जो मामला उनके बने हुए हैं इस वक़्त ज़ैचे के हिसाब से, मुझे नहीं पता कि बाकी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ज़ैचा किस हिसाब से देखते हैं खान साहब का। कोई शक नहीं इसमें कि खान साहब का जो ज़ैचा है बड़ा स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। लेकिन उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ अभी भी शामिल हैं जो कि लोग बताने से गुरेज़ करते हैं। आई डोंट नो क्यों करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें से क्लियर करना चाहूँगा। उससे पहले इमरान खान साहब के बारे में बात करने से पहले मैं आता हूँ पाकिस्तान के जो मामलात चल रहे हैं, सियासी मामलात। सबसे बड़ी मेरे पास जो पिछले 2 दिन में जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं बहुत सारे, उसके अंदर सवाल ये आ रहा था कि जी वो फैज़ हमीद साहब जो है ना वो पकड़े गए हैं, और मीडिया पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी अब इमरान खान के गिरद तंग हो जाएगा, और खान साहब को जो है ना वो अ, जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका केस चला जाएगा, जो भी चीज़ें। देखें, पिछले दिनों धरना हुआ था जमात इस्लामी का। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो धरना बेसिकली ट्रैप था इमरान खान के खिलाफ। आप सबने देखा कि 14-15 दिन वहाँ बैठे हैं, उसके बाद वो खामोशी से चले गए हैं, अपना वो जो भी उन्होंने वो बयान देना था वो उसके बाद चले गए हैं वो। तो अब धरना तो उन्होंने दे दिया, चलें कौम, लोग कहते हैं कौम के लिए बैठे थे और बिजली के बिलों के लिए बैठे थे और ये था, वो था। तो जो आस-पास के लोग, जो मार्केट्स बंद थी लियाकत बाग में उस वक़्त धरने के टाइम पे, मैं वहाँ से मैं उन दिनों इस्लामाबाद में मौजूद था। मैं गुज़र के मैंने बाकायदा वहाँ से देखा था कि पूरा एक अच्छा खासा एरिया उन्होंने बंद किया हुआ था, और जो बेचारे आस-पास के दुकानदार, जो ताजिर हज़रात थे, वो उस वक़्त जो है ना वो मुश्किल से गुज़रे हैं, इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते। धरना करें, हक़ है आपका, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ करना है तो गवर्नमेंट के पास जाके करें। आम आदमी को इसका नुकसान ना पहुँचाएँ। और भी पार्टीज़ करती रही हैं, इसमें पीटीआई ने भी बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं, और भी पार्टीज़ ने किए हैं। तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ जस्ट इसमें कि बाकियों का आस-पास का ख़्याल रखें, क्योंकि इसका हिसाब भी होगा बाद में मरने के बाद, कि आप अपने मकसद पूरा करने के लिए आस-पास के लोगों को, इलाक़ को कितना नुकसान पहुँचा रहे थे, कितना आपके हाथ और ज़ुबान से वो लोग महफूज़ थे या नहीं थे। तो वो भी मैंने बताया था कि वो ट्रैप होगा। जब देखा कि खान साहब उनकी बातों में नहीं आए, खान साहब ने अपने बंदे नहीं उनके साथ शामिल करवाए, पीटीआई के लोग उसमें शामिल नहीं हुए उस तरीके से जिस तरीके से उसके बारे में प्लान किया गया था, तो वो उस धरने के प्लान में से भी हवा निकल गई और वो वापस बोरिया बिस्तर लपेट के चले गए। अभी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसमें जो रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब की, इसके अलावा बताया जा रहा है कि 3 और जनरल्स पकड़े गए हैं। मज़ीद लोगों की लिस्टें तैयार हैं अभी। ये सारा एक ट्रैप है। और सबसे पहले तो ये कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है।
अच्छी बात है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसका एहतसाब भी होना चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो क्योंकि खान साहब क्यों ना हो। लेकिन कानून फिर पाकिस्तान में सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अशराफिया के लिए कानून को रखें, मेरे लिए, आम बंदे के लिए कवानीन कुछ और हों, ऐसा नहीं, सबके लिए सेम रखें। ये ट्रैप है बेसिकली, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन के मुताबिक खान साहब को दोबारा मज़ीद दबाव में लाने के लिए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स की रेट्रोगेशन चल रही हैं अभी भी, और खान साहब के ज़ैचे में भी होंगी। तो मुश्तरी का और जो ज़ुहल का जो इस वक़्त मामला अभी ट्रांज़िट होनी है, उन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करनी है ओवरऑल तमाम बुरूज को, जिसमें खान साहब का बुरुज भी शामिल है। तो एक प्रेशर बनाने के लिए ये सारा गेम किया जाता है कि आप हमारी फलाँ बात मान लें, तो अदरवाइज़ हम आपको जो है ना इस केस में जो है ना शामिल करके आपको मज़ीद लटका सकते हैं, आपका केस लटका देंगे, जेल में रख सकते हैं, जो भी है। वो वजह क्या हो सकती है, वो केस क्या है, मतलब वो बात जो उन्होंने पूछनी है, वो वो बात ये पूछने के लिए मनवाने के लिए प्रेशर हो सकता है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है इसमें। ये चीज़ जायज़े में नहीं है, बट मैं अपने कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने इसके ऊपर एक चीज़ को एनालाइज़ किया था, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कि हो सकता है वो इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, 2 चीज़ें होंगी कि एक तो आप अपना आगे जो काज़ी फ़ायज़ साहब है उनकी एक्सटेंशन में हमारा साथ दें, ताकि उनको एक्सटेंशन दी जा सके, और दूसरा इस गवर्नमेंट को 5 साल चलने दिया जाए मज़ीद। ये दोनों कार्ड खान साहब के पास हैं अभी, अगर खान साहब चाहेंगे तो ये कार्ड हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में खेले जाएँगे, अदरवाइज़ खान साहब इसको कभी भी जो है ना इस चाल को पॉज़िटिव नहीं लेने देंगे इनको। एक्चुअल में मुझे ही लगता है कि ऐसा होगा। और अगर मैं बात करता हूँ काज़ी फ़ायज़ साहब की, मेरे पास सवाल ये भी आ रहा है बार-बार कि उनकी एक्सटेंशन के चांस कहाँ तक है, तो उनके ज़ायचे के हिसाब से तो उनकी एक्सटेंशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। बाकी इनका पता कोई नहीं है, पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और इसमें सब कुछ रातों-रात चीज़ें बदलती हैं। खान साहब को जिस तरह उतारा गया, बाकी चीज़ों को किया गया, अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। तो लेकिन ज़ायचे के अंदर जो फ़ायज़ साहब का जो ज़ायचा है, उसके मुताबिक जो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन उनकी डेट ऑफ़ बर्थ मुझे मिली है, उसके मुताबिक बता रहा हूँ। उसके हिसाब से जो उनकी चीज़ें हैं, मामलात हैं, मुझे उनकी एक्सटेंशन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है उनके ज़ायचे में, कि उनकी अपनी तरफ से, फैमिली की तरफ से, या उनके अपने सोशल सर्किल की तरफ से कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जिसकी वजह से वो खुद भी इस चीज़ से किनारा करने की कोशिश करेंगे कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। वाक़या क्या होगा, उसकी नौयत आने वाला टाइम खुद ही बता देगा, इसमें कहना भी क़ब्ल वक़्त होगा। और कोशिश तो पूरी करेंगे वो कि एक्सटेंशन मिले, बट एक्सटेंशन मिलती हुई या उसमें कामयाबी मुझे नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अगस्त का महीना ख़त्म होने के बाद जो खेल शुरू होगा यूनिवर्स का सितारों के हिसाब से, वो इन सब लोगों की समझ से बाहर है, जिसमें मैं मरीम नवाज़ को भी काफ़ी मुश्किलात में देख रहा हूँ, जिसमें मैं काज़ी फ़ायज़ साहब को मुश्किलात में देख रहा हूँ, जिसमें मैं जो हुकूमत के सहूलतकार हैं उनको भी देख रहा हूँ, हुकूमती काफ़ी अरकान हैं उनको भी देख रहा हूँ। इसमें खान साहब की भी कुछ मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आखिरी कह सकते हैं कि जो गोली है फायर करने वाली, वो खान साहब के पास ही होगी। आखिरी फायर वो खुद करेंगे। और मैंने इस साल के शुरू में भी बताया था, इस साल के मिड में भी बताया था, अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने। सब लोग कह रहे थे कि जी मई में और अगस्त में या जून में खान साहब बाहर आ जाएँगे, उनके केस रिलीज़ ख़त्म हो जाएँगे, आप देखेंगे। तो मैंने उस वक़्त ये बोला था कि खान साहब को मैं आने वाले जो आखिरी 2 माह होंगे उसमें मैं उनको कुछ रिलीफ़ मिलते हुए देख रहा हूँ। यानी कि अब अक्टूबर से लेके, और अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक, इस टाइम के अंदर-अंदर खान साहब रिलीज़ भी होंगे इंशाल्लाह। खान साहब थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद दोबारा सियासत में भी आएँगे, और अच्छे तरीके से आएँगे, भरपूर तरीके से आएँगे। और इस वक़्त खान साहब को पता है कि कौन-कौन से लोगों ने उनसे बैक साइड पे बैठ के जो मतलब झूठी कहानियाँ जो है ना वो गढ़ी थी इसके बाद, और उनसे काम इस तरह के करवाए गए थे, ताकि वो अपने मामलात में नाकाम रहें, या जो भी उनके साथ काम ख़राब करवाए गए थे, उनको सब पता है। और इसी वजह से मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि पीटीआई में बहुत सारे लोग जो हैं अभी आहिस्ता-आहिस्ता पीटीआई को मज़ीद छोड़ के जाएँगे। ये एक फ़िल्टर लग रहा है अल्लाह की तरफ से। एक रूहानी ताकत भी जो है इमरान खान के साथ है बड़े अरसे से। एक मैंने अपनी पुरानी प्रेडिक्शन में एक बात की थी कि इमरान खान के निज़ाम में दोबारा आने से पहले, इस निज़ाम के अंदर में एक तब्दीली आएगी पहले। उसका आगाज़ हुआ चाहता है। आने वाले जो आखिरी 3 महीने होंगे पाकिस्तान के अंदर इस साल के, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स लेके आएँगे। अगर अगर मेरी प्रेडिक्शन सही होती है और चीफ जस्टिस चले जाते हैं और नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, तो वो जो नए चीफ जस्टिस आएँगे वो इस हुकूमत के लिए और इस वक़्त उनके सूरत-हाल के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देंगे, कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जिसकी वजह से वो ये चीज़ें दुनिया को भी दिखाएँगे और पाकिस्तान को भी दिखाएँगे, और काफ़ी सियासतदानों की यहाँ पे फिर जो है दौड़ें लग जाएँगी बहुत सारी। बड़ी शख्सियत कोई सियासी इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि वो सेहत के हवाले से शदीद बीमार हो सकते हैं, या खुदा न ख़ास्ता उनकी डेथ भी हो सकती है।
इसके अलावा 2 बड़ी शख्सियत हैं, सियासी मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें भी इस वक़्त जो है ना वो इस वक़्त सितंबर के मिड के बाद बड़ी जो है ना वो एक डेवलपमेंट होगी कि उनके ऊपर भी सख्तियाँ शुरू हो जाएँगी और उनको भी फिर बहुत सारी चीज़ों का एहसास होगा कि हम यहाँ पे गलती पे थे, हम यहाँ पे गलती पे थे। ओवरऑल मुझसे एक सवाल किया जाता है बार-बार कि जी पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? देखिए पाकिस्तान के हालात अगर मैं बात करूँ ना ज़ायचे से हट के पहले पहले बताता हूँ। आईपीपीज़ के जो मुआहदे हुए हैं वो 2060 तक हुए हैं। 2060 से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं तो बिजली सस्ती होगी तो ऑब्वियसली डॉलर सस्ता होगा क्योंकि आईपीपीज़ को जितनी पेमेंट जाती है वो डॉलर्स में जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो अमाउंट इस वक़्त जाती है डॉलर्स में वो आईपीपीज़ को जाती है। जब डॉलर सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी कम होगी, सब चीज़ें होंगी। लेकिन 2060 से पहले आईपीपीज़ के मुआहदे की जो मियाद है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो 2060 के बाद ही होगी। तो उससे पहले कोई मुआवज़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के ज़ायचे में जो चीज़ें मौजूद हैं, वो मैंने बताया था कि 2027 के बाद जो पाकिस्तान की एक मईशत है, वो किसी डगर पे चढ़ेगी और बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगी। लेकिन जैसे-जैसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान के आस-पास और ओस-पड़ोस से पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान को, जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं, इन्होंने पाकिस्तान को स्टेबल होने देना नहीं जल्दी इतनी आसानी से। बहुत सारे मामलात हैं और उसके अंदर ये गड़बड़ रहेंगी और उसकी बड़ी वजह ये है कि मैं हमेशा तनकीद करता हूँ, हमेशा अपनी हर वीडियो में तनकीद करता हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हम लोग खुद हैं, हम अवाम हैं। मैं अक्सर इंडियन व्लॉग सुन रहा होता हूँ। वो लोग उनमें एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है, वो ये है कि वो जैसे भी है, जिस हाल में भी है, वो अपने मुल्क का, अपने वतन का कहीं पे भी किसी भी वीडियो में बुराई नहीं करते, हमेशा उसकी तारीफ़ करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद नहीं है, हम अपने मुल्क को भी कोस रहे होते हैं, अपने वतन को भी कोस रहे होते हैं, अपनी इमलाक का भी नुकसान कर रहे होते हैं, रूल्स को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम कुछ ना करें ना, अगर कुछ भी ना करें, आप चाहते हैं कि हुकूमत बेहतर हो, पाकिस्तान का हाल बेहतर हो और पाकिस्तान तरक्की करे, तो इंडिविजुअली तौर पे तरक्की करना शुरू करें। अपने आप के, अपने आस-पास के, अपने मोहल्ले में, अपने शहर के, अपने इलाके के मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। हम हर चीज़ में वायलेंस करते हैं और हर चीज़ में हम लोग हराम खा रहे हैं। तो जब हराम खाते हैं, सूद खाते हैं, तो फिर अल्लाह का प्रॉमिस है कि अल्लाह ताला उस इंसान को या उस कौम को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। मैं मौज़ू पे दोबारा वापस आता हूँ। इसके बाद नून लीग के बारे में मुझसे सवाल किया गया था कि जी नून लीग के बारे में बताइए कि इनका मुस्तकबिल। देखिए जी, नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे, मैंने उससे पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएँगे, जो कि मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई थी। वो आए और लेकिन उसके अलावा जो मैंने नवाज़ शरीफ साहब के बारे में प्रेडिक्शंस दी थी, वो तकरीबन कंप्लीट होती हुई नज़र आई हैं, लोगों ने देखी हैं, आगे भी होंगी। मैंने उस टाइम भी बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सियासत में एक्टिव नहीं होंगे। तो वो नहीं है, इस वक़्त एक्टिव नहीं है, आगे चल के भी उनका जो सियासी जो मुस्तकबिल है वो मुझे कोई जो है ना वो इतना ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उनका सूरज ग़ुरूब हो रहा है और उसमें आने वाला टाइम जो है वो जो छोटे मियाँ साहब हैं उनके लिए भी यही चीज़ें लेके आएगा। मरीम नवाज़ जो हैं उनकी मकबूलियत में मज़ीद कमी होगी इसी साल में और उसके बाद उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। ये साल चूँकि सैटर्न का साल है, सैटर्न ने बहुत सारे स्कैंडल्स एक्सपोज़ करने हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम खलील रहमान साहब का भी एक स्कैंडल आया और इसके अलावा और बड़े स्कैंडल्स थे। दुनिया के अंदर स्कैंडल्स जो है ना वो आ रहे हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो अच्छे तौर पे एक्सपोज़ हो रहे हैं, जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो बुरे तौर पे एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो अभी इसमें सियासी लोग भी मौजूद हैं, आहिस्ता-आहिस्ता सियासी लोग भी देखिए ना, अब आईपीबीज़ का एक केस था, स्कैंडल आया, एक्सपोज़ हो गया। उसमें गवर्नमेंट और उसके सहूलतकार सारे एक्सपोज़ हुए और इसी तरीके से बाकी भी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ होंगी। तो उसमें मरीम नवाज़ भी हैं, मरीम नवाज़ के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोज़ होंगी। केपीके में जिस वक़्त हमारे सीएम हैं गंडापुर साहब, उनकी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में एक्सपोज़ होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी उन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं करप्शन के, उनके एक बंदे ने रिज़ाइन किया करप्शन का इल्ज़ाम लगा के, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज़ आप माइंड में रखें, जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर सियासतदान है ना, जो वज़ीर लेवल के लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो बड़े ईमानदार हैं, उनका उनको बड़ा ख़्याल है अवाम का और मुल्क का, तो वो आप लोग फिर ये खामख्याली में रह रहे हैं। उनको सिर्फ़ अपनी चीज़ों से गर्ज़ होती है, अपने मामलात खिलवाते हैं, अपने मामला ठीक करते हैं। चंद सालों में वो अरबों खरबों रुपए कमाते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हो, पीटीआई का बंदा है, नून लीग का है, पीपल पार्टी का, किसी का भी है, ये किसी के सगे नहीं है। आपने जैसे अभी जमात इस्लामी को देखा, बहुत सारे इनके काम अच्छे भी हैं जमात इस्लामी के, बहुत काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन जो धरना दिया था, मैंने बताया था कि धरना बेसिकली एक ट्रैप है और वो ट्रैप ख़त्म करके अभी वो पूरा नहीं हुआ तो इसलिए वो नाकाम होकर चले गए हैं। दोबारा जब उनको इशारा आएगा ऊपर से अपने बड़ी रियासत से, तो फिर वो दोबारा से ही काम शुरू कर देंगे। पहले भी जमातें इस तरह करती रही हैं, बड़ा कुछ होता रहा है।
मेरे पास फिर एक सवाल आया था जी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो फ़ायरवॉल इंस्टॉल हुई है इसके बारे में देखें। फ़ायरवॉल जो है एक्चुअल में इसका तो ताल्लुक ज़ायशा से नहीं है, इसका मैं पर्सनली जवाब दे देता हूँ। किसी भी चीज़ को आपने समझना है तो उसके बारे में पहले स्टडी करें, उसे रिसर्च करें। तो फ़ायरवॉल एक्चुअल में है क्या और ये काम कैसे करती है, आप सिर्फ इसके ऊपर स्टडी कर लें, तो आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छी है या बुरी है। मेरी नज़र में तो पाकिस्तान के लिए ठीक है। ये पाकिस्तान पे अगर फ़ायरवॉल इंस्टॉल हुई है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में है, इंडिया में भी इंस्टॉल है। अपने मुल्क के दिफा के लिए अगर हम कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो ज़रूरी अच्छी अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो वो अगला जो प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पर इसका कि जी ये देखें जानबूझ के रोक लिया गया है, हमारी आवाज़ को दबाया गया है और हमें जानबूझ के जो है ना वो बंद किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा बोलें, अच्छा बोलने पे आपको कोई नहीं दबाएगा और सच बोलें, सच बोलते रहें। सच का जो है ना वो कोई तोड़ नहीं होता। आप सच बोलें, चाहे आपकी आवाज़ को दबाना चाह रहा है, दबा रहा है या दबाने वाला है, आप तब भी सच बोलते रहें। आपकी जो सच्चाई में जितना वज़न होगा, जितनी बातों में जो है ना वो सच्चाई होगी, वो दुनिया और आवाम खुद ही समझ जाएगी। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ जी, इसके बाद बात करूँगा मैं आने वाले टाइम में जो दुनिया के साथ होने वाला है। मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी आज से आई थिंक डेढ़ 2 साल पहले के आई थिंक साल पहले दी थी, पिछले साल अगस्त सितंबर में, कि यूके में और यूरोप में हालात ख़राब होंगे। तो उस वक़्त मेरे पे लोग हँसते थे और यूके से स्पेशल कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछा करते थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप देख रहे हैं यूके में जो हो रहा है इस वक़्त, फसादात चल रहे हैं, उनका मीडिया कंट्रोल्ड है। वो ऑनलाइन और मीडिया पे इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें मंज़रिया पे नहीं आ रही जितनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो यूके में हालात ख़राब हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें देखेंगे आपको मिलेंगी। इंडिया में भी ये आने वाले 1 से डेढ़ साल के अंदर आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा और वहाँ पे एक बगावत शुरू होगी और हालात ख़राब करने की जानबूझ के कोशिश की जाएगी सियासी तौर पे। तो मुसलमानों को मार पड़नी है अभी और अच्छी खासी पड़नी है, तो उसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया भी इसके ऊपर काम करेगा। फिर मेरे से सवाल किया गया था कि जी ये बांग्लादेश के जो हालात हुए हैं इसके पीछे, बांग्लादेश के पीछे देखिए जी इंडिया कहता है कि जी अमेरिका का हाथ है। उन्होंने जो हसीना वाजिद साहिबा हैं उन्होंने भी यही बयान दिया था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर इसको जो है ना वो काम लगाया सारा, क्योंकि ये जो हसीना वाजिद साहिबा हैं ये टोटली रॉ के पेरोल पे चलती हैं। पाकिस्तान के और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ काम कर रही थी, इसलिए उनको हटा दिया गया वहाँ से। तो वैसे भी वहाँ की आवाम भी तंग थी उनसे। तो जब हमेशा एक बहाना बनना होता है किसी भी चीज़ का, तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो हालात अभी आने वाले टाइम में बनेंगे, वो अगर कंट्रोल कर लिए गए तो चीज़ें ओके होंगी। अगर कंट्रोल ना किए गए हमारे इदारों की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। दोबारा से चीज़ें इंतशार की तरफ जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की है, मैंने बताया कि वो आहिस्ता-आहिस्ता 2027 तक बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर जंग मुसल्लत की जाएगी। इज़राइल-ईरान की जंग, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि इज़राइल-ईरान की जो जंग है वो फ़िलहाल अभी तूल नहीं पकड़ेगी। तैयारियाँ उसकी चल रही हैं क्योंकि इसके बैक एंड पे एक्चुअल में चाइना है और चाइना सारी गेम करवा रहा है। उसको यूज़ कर रहा है ईरान को और हमास को। तो चाइना का जो मफादात हैं, जहाँ-जहाँ तक वो काम करेंगे, वहाँ-वहाँ तक ये जंगें जाएँगी। आने वाले टाइम में हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होगी कि यूक्रेन की जंग जो है वो यूक्रेन हारेगा, रशिया से तकरीबन हार चुका है। आने वाले टाइम में जल्दी डिक्लेयर इसका फैसला आ जाएगा दुनिया के सामने। और जो नया एक महाज़ खुलेगा, फिर मैं यूरोप में देख रहा हूँ महाज़ खुलते हुए। मैंने पहले भी इसके ऊपर 1 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि यूरोप में भी जो है ना वो हालात ख़राब होंगे, यूरोप के अंदर भी जंगें मुसल्लत होंगी। तो उसका स्टार्ट जो है वो यूरोप में रशिया के साथ होगा। रशिया के साथ दोबारा यूरोप से भी जंग लग सकती है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि फ़िनलैंड जो है उस साइड से, फ़िनलैंड वाला जो एरिया आता है नक्शे के ऊपर, उस साइड से जो है इसका आगाज़ होगा। इसके बाद आने वाले चंद सालों में देखेंगे चाइना बड़े एक जो है ना प्रोजेक्ट पे काम करेगा, जिसमें ताइवान को भी लपेटना है इन्होंने, इंडिया को भी लपेटना है। इंडिया की एक अभी मज़ीद जो है ना वो जंग बाकी है चाइना के साथ आने वाले टाइम में, और उसमें इंडिया कोशिश करेगा। जैसे हर दफ़ा इंडिया वाले जो ना वो गिदड़ बग्गियाँ मारते हैं हमेशा कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आजकल मैं उनके ना कुछ व्लॉग्स देख रहा हूँ, वो कमांडो आए होते हैं, उनके रिटायर्ड कमांडोज़, वो बता रहे होते हैं कारगिल में हमने ये किया, हमने वहाँ पे ये किया, हमने वहाँ पे वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। तो जब रियलिटी आती है, फैक्ट्स आते हैं, पाकिस्तान के पास 6 जनरेशंस की जेट फाइटर तैयारियाँ मौजूद हैं। इंडिया के पास अभी तक 5th जनरेशन भी नहीं है। तो यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इन्फेंट्री हमला नहीं करता। उनको पता है कि इंडिया को, कि बेशक उनके पास असला तादाद में ज़्यादा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान का मुकाबला सारे ज़िंदगी नहीं कर सकते, ना कभी कर पाएँगे। ये हकीकत है। इंडियंस खुद जो
वीलॉगर्स बैठे हुए हैं या जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं या जो उनके डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी कौम को चूरन बेच रहे हैं, सिर्फ एक उस चूरन के पीछे लगाया हुआ है। और इंडिया के अंदर खुद अच्छी खासी गुर्बत है, अच्छे खासे हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान से ज़्यादा गंदगी इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान से ज़्यादा जहालत इंडिया में मौजूद है। और जो लोग वहाँ पे इंडिया जा चुके हैं, जो रहते हैं, आप उनसे पूछें, आपको हकीकत बताएँगे। एक्चुअल में फ़िल्मों में और टीवी में जो नज़र आते हैं, इंडिया ऐसा है नहीं एक्चुअल में। 4 से 5 शहर हैं उनके हैं जो डेवलप हैं प्रॉपर, जहाँ पे आईटी सेक्टर बने हुए हैं, और दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉल सेंटर्स का जो स्कैम्स करता है वो इंडिया ही करता है। तो इस हवाले से और भी बड़े स्कैम्स हैं इंडिया के हवाले से, बड़े नाम है इसके अंदर। तो ये जो पाकिस्तानी बड़े लोग भाषण देते हैं बैठ के, जी इंडिया ने मेडिकल में आके निकल गया, इंडिया इसमें आके निकल गया, इंडिया उसमें आके निकल गया। आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लें कि नवाज शरीफ की सियासत में आने से पहले पाकिस्तान पूरे एशिया का टाइगर था। इसको बेड़ा गर्क किया किसने? नवाज शरीफ ने आके। नवाज शरीफ साहब आते हैं, उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें प्राइवेटाइज की। खैर ये एक टॉपिक छट के बात हो जाएगी। आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ें। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को अलमिया ये है कि जो बच्चे 90s के बाद पैदा हुए हैं और 90s के लास्ट में पैदा हुए हैं, जो आज 20, 22, 25, 28 साल के हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, उनको हिस्ट्री का पता ही नहीं है, उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। वो हिस्ट्री पढ़ें, इसके ऊपर रिसर्च करें। रिसर्च करने से आपको चीज़ें पता लगेंगी कि एक्चुअल में पाकिस्तान के साथ जो सियासी एक खिलवाड़ हुआ है वो किन लोगों ने किया है, और सबके नाम उसमें शामिल हैं। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के नाम भी आएंगे, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी आएंगे। मैं किसी को इस वक्त अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक हकीकत को स्टडी करने की बात कर रहा हूँ कि इसको जानें, इसको पढ़ें और उसके ऊपर फिर वर्किंग करें। इसके अलावा मैं बात करूँगा जी, अगर मैं मेरे साथ सवाल किया जाता है अक्सर कि मुख्तलिफ जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं इस वक्त मईशत के, इस वक्त डॉलर्स के, और इसके बाद है अपना गोल्ड के, ऑयल के हिसाब से। देखिए वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जायचा अगर बनाया जाएगा तो उसके ऊपर चीज़ें वर्किंग इसके ऊपर की जा सकती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल जायचा देखता हूँ पाकिस्तान का, तो उसके मुताबिक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान की मईशत को पटरी पर चढ़ने के लिए अभी मज़ीद 2 सवा 2 साल लगेंगे। और जब ये पटरी पे चढ़ेगी तो अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे समरात आना शुरू होंगे। लेकिन दोबारा से कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के ऊपर हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे, जंगी हालात पैदा कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीशत को स्टेबल होने में थोड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। आईटी सेक्टर के हवाले से मुझसे सवाल आया था कि आईटी सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि जी उसमें एक इशू आएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैंने एक अपनी आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अमेरिका में भी कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, मीशत अमेरिका की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जब अमेरिका की मीशत डिस्टर्ब होती है तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो है ना उसका फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो जब वहाँ पे ये रिसेशन आएगा तो पूरी दुनिया में भी आएगा। और इसके साथ साथ जो आईटी का सेक्टर है वो आईटी हो गया, और आपकी जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, इसके ऊपर जो है ना नुकसानात के बड़े वाज़ेह जो है ना वो एक सबूत मौजूद हैं ज़ैचे के मुताबिक। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी उनसे गुजारिश है इसी साल नवंबर के महीने से पहले पहले अपनी इनकम वहाँ से सारी निकाल लीजिएगा, या एहतियात रखिएगा, नज़र रखिएगा, क्योंकि नवंबर के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, स्टॉक मार्केट जो है वो गिरते हुए नजर आएगी, नुकसान करते हुए नजर आएगी, किसी का छोटा किसी का बड़ा। गोल्ड ऑब्वियसली गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा, गोल्ड नीचे नहीं फिलहाल अभी आता मैंने देख रहा। तो गोल्ड के हवाले से मैं नहीं कह सकता कि अभी वो आएगा। डॉलर जो है उसमें भी टाइम लगेगा, डॉलर में भी उसका अभी नीचे आने में। फिलहाल महंगाई बढ़ेगी पाकिस्तान में भी, और चीज़ें नीचे आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये थी व्यूअर्स आज तक की अपडेट्स, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं मज़ीद अपडेट्स आपके साथ लेके हाजिर होऊंगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मेरे पास एक कमेंट्स आते हैं जिसमें मुझे पूछा जाता है कि डिफरेंट जैसे ग़ज़वा हिंद है या ईरान की जो वॉर है, इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाएं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मज़ीद जो है ना वो डेवलपमेंट आपके सामने रखूँगा, जिसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी होगी, और नई इसमें ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो आने वाले पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के ऊपर भी होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।